देश को 16 मई का इंतजार है जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे। इसमें अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन नतीजों को लेकर सबकी धड़कनें तेज हैं। सभी जानना चाहते हैं कि उनकी सीट से कौन जीत रहा है। इसलिए हम आपको एक बार फिर से दिखाने जा रहे हैं देश की एक एक सीट का एग्जिट पोल। आज हम 50 नई सीटों का एग्जिट पोल आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एग्जिट पोल एक्सिस सर्वे ने किया है। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य। उत्तर प्रदेश की सीटों का क्या हाल है, यह आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर का देख रहे हैं। यहां पर अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक सुरेंद्र पटेल समाजवादी पार्टी के और ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस के उनसे हारते हुए दिख रहे हैं। मिर्जापुर बिल्कुल बनारस से सटा हुआ है और आखिरी जो चरण था वोटिंग का, उससे कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी ने यहां प्रचार किया है। चंदौली का आप देख रहे हैं, यहां पर महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी के ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, एसपी और बीएसपी को पछाड़ते हुए। बात करते हैं जौनपुर की। यहां पर केपी सिंह बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एसपी और कांग्रेस की तरफ से रवि किशन खूब भोजपुरी गाने सुनाए, अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की जब बाकायदा रैलियों को अटेंड करने जाते थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं चल पाया है। रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो यहां पर छोटे लाल बीजेपी की तरफ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बीएसपी और एसपी यहां पर भी हार का मुंह चखेगी, ऐसा एक्सिस सर्वे का कहना है। तो यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डंका बजता हुआ दिख रहा है। गाजीपुर की तस्वीर देखिए, गाजीपुर में मनोज सिन्हा बीजेपी के हैं, कद्दावर नेता वो जीतते हुए दिख रहे हैं। वो शिवकन्या कुशवाहा एक एसपी की जो कि एक स्ट्रांग कंटेंडर थी, उन्हें हराकर जीतते हुए दिख रहे हैं। कैलाशनाथ यादव बीएसपी भी पिछड़ रहे हैं। तो गाजीपुर की ये तस्वीर है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी का जो इफेक्ट है, मोदी लहर, वो इस सर्वे के मुताबिक स्पष्ट दिखता हुआ सामने आ रहा है। मनोज जी पहले गाजीपुर से लड़ने से बचना चाहते थे, बलिया से चलिए अब सबको इंट्रोड्यूस तो करा दें अवधेश जी। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रमेश्वर चौरसिया जी वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं, डॉक्टर शिव प्रताप सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं लखनऊ से, ये राज्य के मंत्री हैं। हमारे साथ ज्ञानेश्वर जी वरिष्ठ पत्रकार और अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रामेश्वर जी एक बात बताइए कि पूरी तरह से देखिए नतीजे तो अपनी कहानी बयां करेंगे 16 मई को, लेकिन जो इस सर्वे आ रहे हैं इससे कम से कम ये इशारा तो मिलता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पर आपने पोलराइज करना था, ध्रुवीकरण करना था धर्म के नाम पर, वो हुआ। कास्ट के नाम पर, जात के नाम पर ईस्टर्न यूपी में हुआ, और दोनों ही तरफ बल्ले बल्ले आपकी हो गई। जहां जो कार्ड खेलना था वो आपने खेल लिया। मैं आपके इस दलील से तो कभी सहमत हो नहीं सकता, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट फॉर ऑल अपीजमेंट टू नन। हम न कास्ट की पॉलिटिक्स की आज तक, न कम्युनलिज्म करते ये हैं, आरोप हम पर मरते हैं। 60 साल तक कास्ट और कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स करते रहे। हमारी जहां सरकार है वहां कास्ट और कम्युनलिज्म पर कोई डिसीजन नहीं होता। एक बात। अब आपने पूर्वी का कहा, देखो पश्चिम में हम पहले भी मजबूत थे और इन्होंने जो दंगे कराए लोग सुरक्षित महसूस करें तो इनकी जिम्मेवारी थी स्टेट गवर्नमेंट को, हमारी नहीं थी। जो पूर्वी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे सहमत इसलिए भी हूं पूर्वी में कि जो आपने पहले न्यूज में रिपोर्ट दिखाई कि मोदी जी को बनारस से लड़ाया जा रहा था, हमने पहले भी कहा था कि पूर्वांचल हमारा एक पूर्वांचल कमजोर कड़ी बन चुकी थी। 2004 और 9 में बुरी तरह हम पराजित हुए थे। तो हुआ कि अगर मोदी जी, जिनकी पॉपुलैरिटी इस देश में सबसे ज्यादा है, अगर यहां से लड़ते हैं बनारस से तो पूरे पूर्वांचल में अच्छा संदेश जाएगा, जो आपको देखने को मिल रहा है रिजल्ट में। बिल्कुल। और उसके बाद मैं बता दूं, मैं तो तारीफ करता हूं मोदी जी की कि हर कंस्टिट्यूएंसी में पहुंचना 44 डिग्री टेम्परेचर में, ये अपने आप में एक मिसाल है। इसका उनके मेहनत का असर दिख रहा है और परिणाम जो आप दे रहे हो, मैं मानता हूं कि पूर्वांचल में पूरी तरह हम स्वीप कर रहे हैं। हाँ, चुनाव है, एक आध सीटें कोई और भी जीत सकता है, लेकिन गांव में, कस्बों में, गलियों में सिर्फ मोदी ही थे। बिल्कुल रामेश्वर जी, मुझे लगा कि हमारी जो पार्टी की स्ट्रेटेजी थी, मोदी जी तो जानते भी नहीं थे कहां से बनारस कहां है, कहां से लड़ना है। मोदी जी को क्या मतलब था वहां लड़ना, लेकिन पार्टी ने देखा और हम लोगों ने रिपोर्टिंग की। सच्चाई तो यही है कि हम लोग घूम करके जो रिपोर्टिंग की कि भाई पूर्वांचल कमजोर कड़ी है, और अमित शाह जी के साथ भी मैं था तो उनको भी लगा, अमित शाह जी को, कि ये बात सही है, यहां से मोदी जी लड़े तो बिहार में, यूपी में
और इवन उसका असर झारखंड में दिखता हुआ आपको नजर आएगा। बिल्कुल रामेश्वर जी, बिहार मैं आपको बता दूं, कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स हम नहीं करते। बिहार और झारखंड पर भी इसका असर पड़ता दिख रहा है। हम आगे अपने सर्वे में दिखाएंगे और सीटों का जायजा ले लेते हैं। फिलहाल आपको लिए चलते हैं, अभी हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बलिया की बात करते हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नीरज शेखर जीत रहे हैं, सुधा राय और अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं कौमी एकता दल के, इनको हराते हुए नीरज शेखर यहाँ पर इस पोल के मुताबिक जीतते हुए दिख रहे हैं। घोसी, जहां से मुख्तार अंसारी ने खुद को उतारा, बड़ी बात कही जा रही थी कि वाराणसी से खुद उतरेंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने घोसी को चुना। हालांकि आखिरी दिन वो यहां प्रचार करने भी नहीं पहुंच पाए। यहां से भी बीजेपी के उम्मीदवार हरि नारायण राजभर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पोल के मुताबिक। फर्रुखाबाद की बात करें तो बड़ी सेटबैक कांग्रेस के लिए, सलमान खुर्शीद हार रहे हैं। मुकेश राजपूत बीजेपी के, यहां भी बीजेपी जीतती हुई झंडे गाड़ती हुई दिख रही है, रामेश्वर यादव एसपी के। और सबसे बड़ी सेटबैक कांग्रेस के लिए, सलमान खुर्शीद को हराते हुए यहां पर बीजेपी अपना झंडा गाड़ रही है। पीएल पूनिया भी बड़े नेता बाराबंकी से कांग्रेस के हार रहे हैं। बीजेपी की प्रियंका रावत यहां भी जीतते हुए दिख रही है। बड़ा उलटफेर हमें चारों तरफ देखने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी की राजधानी रावत। मेरा सवाल रामेश्वर जी के पास भी चलूंगी, लेकिन अवधेश जी के पास। अवधेश जी, जिस तरह के हम नतीजे देख रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि रामेश्वर जी ने भी पॉइंट आउट किया, बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी, मजबूत बिल्कुल नहीं कही जा सकती थी। वहां पर अगर इस तरह के नतीजे आते हैं इस पोल के मुताबिक, तो जो कास्ट फैक्टर एकदम से डोमिनेंट है, प्री डोमिनेंट है, नरेंद्र मोदी के फैक्टर ने उस फैक्टर को बिल्कुल काट दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज और अचीवमेंट है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे अनुमान में परिणत होते हैं तो आपका जो निष्कर्ष है वो 100% सत्यापित होता है। मैं बता रहा हूं, मोदी का नाम इस बार जो था ना, वो कास्ट क्षेत्र और उससे बाहर निकल के उसके प्रभाव पड़ रहे थे। जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनकी समस्याएं थे कि वो अपने दायरे से बाहर निकल करके और मोदी के उस कारक को समझ के और उस रूप में मुकाबला करने की कोशिश नहीं की और परंपरागत रूप से उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश किया। देखिए, पूर्वांचल पहले से जब भाजपा का उत्थान हुआ तो गढ़ था, 24 सीटें 1998 में बीजेपी को आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यों से जो एक निराशा थी लोगों ने छोड़ा और यहाँ का एक बड़ा वर्ग जो है बसपा के साथ गया था और बसपा एक बड़ी शक्ति इस क्षेत्र में बनी गई थी। जो मुलायम सिंह जो समाजवादी पार्टी का अपना जनाधार हमेशा स्टैटिक रहा है, सीट कम हो या ज्यादा हो, तो वो वोटर इस बार जो है जो नाराजगी होकर के बसपा के साथ चला गया था, 2009 में कांग्रेस के साथ चला गया था, वो सब इन्हीं का वोटर था जो इनकी ओर मोदी कारक से और रामेश्वर चौरसिया और उनके अमित शाह इन सबकी मेहनत से वापस आया। शिव प्रताप जी को लाना होगा। शिव प्रताप जी, एक बात बताइए, आजमगढ़ से तो आपने मुलायम सिंह यादव जी को भी उतारा ना, लेकिन बाद में इतना स्पष्टीकरण तक आपकी पार्टी को देना पड़ा आखिरकार कि आजमगढ़ सीट मुलायम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो सीट बचाना भी बीच में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। वो बात अलग है कि आखिरी 2-3 दिनों में आपके वरिष्ठ नेता पहुंचे और उसके बाद कम से कम आजमगढ़ बचा रहेगा, ये स्पष्ट हुआ। देखिए, आजमगढ़ जो है हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, पूर्वांचल ने। इस नेताजी ने आजमगढ़ को चुना है और आजमगढ़ को क्या बात कर रहे हैं आप शिव प्रताप जी, वहां के मौजूदा सांसद तो बीजेपी के फैसला किया है। जहां तक सवाल है, देखिए, और गुरु चेले की लड़ाई, जहां तक सवाल है मोदी जी का, देखिए जहां तक सवाल मोदी जी का है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी चुनाव के एक दिन पहले आकर कहा कि बनारस नहीं छोड़ेंगे मोदी जी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हमारा तो लगाव है आजमगढ़ से। अच्छा शिव प्रताप जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, नहीं छोड़ेंगे, मेरा आपसे सीधा सवाल है, मोदी जी का तो बनारस से कोई संबंध नहीं रहा है। आजमगढ़ की गलियों में आजकल ये कहा जाता है कि हाथी और कमल साइकिल को बहुत पीछे छोड़ देगा। आखिरी दिनों में जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि मुलायम सिंह यादव को बेहद जद्दोजहद करनी पड़ रही है वहां पर आजमगढ़ में। देखिए, नेताजी तो वहां गए नहीं, केवल पर्चा दाखिला करने गए थे और उसके बाद में चुनाव, जिस दिन चुनाव बंद हुआ है 5 तारीख को गए थे, ये 10 तारीख को गए हैं, 10 जो है मई को। तो ये तो कहना गलत है। आजमगढ़ के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का हमेशा लगाव रहा नेताजी से। इसलिए नेताजी जब पहली बार 1989 में मुख्यमंत्री बने थे
तो उन्होंने पहली बार पूर्वांचल विकास निधि जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्होंने बजट अलॉट किया था। तो पूर्वांचल की जनता बहुत ही जो है ऋणी है समाजवादी पार्टी का, हमारे नेताजी का। और आजमगढ़ में तो मंडल उन्होंने दे दिया। चलिए, और वहाँ पर जो है आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज दिया। पूर्वांचल में अखिलेश यादव वहाँ गए, सुखपाल सिंह यादव वहाँ गए, वो सारे लोग आजमगढ़ को तो समाजवादी बनारस में तो पूरे हिंदुस्तान के लोग गए। चलिए अब बिहार का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश जी को आजकल थैंक यू कार्ड कोई नहीं भेज रहा है, इतना विकास के मुद्दे पर उन्होंने अपना अलायंस भी तोड़ा। और अब बिहार की बात करते हैं, सासाराम की सीट सामने है। यहाँ पर छेदी पासवान बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मीरा कुमार यहाँ पर सांसद है, इनके लिए सोनिया गांधी खुद प्रचार करने गई थी, लेकिन एक डैम है 27 साल से जो बना नहीं है। रामजी मांझी है यहाँ पर आरजेडी के कैंडिडेट, लेकिन क्लियरली बीजेपी यहाँ पर जीती हुई नजर आ रही है। काराकाट की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा वो एनडीए के हैं और वही जीत रहे हैं। यहाँ पर कीर्ति सिंह आरजेडी की हारती हुई नजर आ रही हैं। रामजी मांझी आरजेडी के भी हारते हुए दिख रहे हैं। खगड़िया की बात करें तो यहाँ एलजेपी जो कि गठबंधन में है बीजेपी के साथ, महबूब अली कैसर उसके यहाँ पर जीते हुए दिख रहे हैं। दिनेश चंद्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, केवल चुनाव के समय। कटिहार में बीजेपी के हाथ सीट जाती दिख रही है। निखिल कुमार चौधरी कटिहार से जीतते हुए दिख रहे हैं। और गया में भी बीजेपी टेक्निकल गलती लग रही है, लेकिन फिर भी आपको जो कम से कम कंटेस्टेंट्स जीत रहे हैं, हरि मांझी है बीजेपी के गया से, वो आपको दिखा रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए जो एक तीसरी पिक्चर है रामजी मांझी की, वो दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो इग्नोर कर दें, वो छोड़ दें। अब बात बांका की करें तो यहाँ पर पुतुल कुमारी बीजेपी के आगे हैं, वो भी जीती हुई नजर आ रही हैं। आरजेडी का कैंडिडेट जयप्रकाश नारायण वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीपीआई यहाँ पर भी दावा ठोक रही थी, वो भी पीछे है। पुतुल कुमारी दिग्विजय सिंह की पत्नी है, मरहूम दिग्विजय सिंह की, और वो यहां से जीती दिख रही है, बीजेपी के टिकट पर कॉन्टेस्ट कर रही है। मधुबनी से हुकुमदेव नारायण यादव, ये भी बीजेपी के। एक बड़ा उलटफेर हमें बिहार में भी दिख रहा है। बीजेपी यहां पर मजबूती के साथ अंदर घुसती हुई दिखाई दे रही है। मधुबनी की हम बात करें तो जो आप पीली बत्ती देख रहे हैं, पीली बत्ती का मतलब यह है कि टफ फाइट रहेगी, पूरी तरह से जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर ये देंगे। किशनगंज की बात करें तो कांग्रेस के असरारुल हक यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सुपौल रंजीता रंजन, ये पप्पू यादव की पत्नी है, कांग्रेस की, ये भी जीतती हुई दिख रही है। दिलेश्वर कामत जेडीयू के, और उनको यहाँ पर टफ फाइट है, टफ फाइट है, कांटे की टक्कर है। रंजीता रंजन आगे चल रही हैं। वैसे इसी पोल के हिसाब से पप्पू यादव अपनी सीट जरूर बरकरार रख रहे हैं, वो जीत रहे हैं। गोपालगंज से अगर देखा जाए तो डॉक्टर ज्योति भारती हैं कांग्रेस की कैंडिडेट, वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रही है। कम से कम इक्की दुक्की सीट्स हैं जो कांग्रेस और जेडीयू शायद जीती हुई नजर आ रही हैं, तो हमें और ज्यादा कंसेशन उन पर देना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी को चर्चा के बीच में लाते हैं। ज्ञानेश्वर जी, बिहार की ही अगर बात करें तो नीतीश कुमार बार बार विकास की बात करते रहे, कुछ उसी मॉडल पे जो मोदी भी बात करते रहे, लेकिन ऐसा क्या वजह रही कि मोदी का डेवलपमेंट मॉडल वहां पर भी लहर के रूप में बिकता हुआ नजर आ रहा है, जबकि जेडीयू का नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो बात हो रही थी गोपालगंज की, गोपालगंज मुझे कांग्रेस पर संदेह है, क्योंकि वो मुकाबले में है, लेकिन वहां बढ़त बीजेपी की दिखाई पड़ रही थी। तो पहली बात। दूसरी बात, आप जिस विकास मॉडल की बात कर रहे थे, बिहार में जो ये कहा गया, कभी नितिन गडकरी जी ने कहा, चुनाव की बात थी, लोगों ने उसको सिरे से खारिज कर दिया कि बिहार में डीएनए है जाति में। चुनाव में फिर दिखा। आप चाहे जितनी इसकी तिखी आलोचना कर लें, लेकिन बिहार का चुनाव जातीय समीकरणों से लड़ा गया और नीतीश कुमार जी मुकाबले से बाहर चले गए थे प्रारंभिक दौर में ही। तो बिहार में दो ध्रुवीकरण हुआ, एक मोदी जिताओ, दूसरा लालू जिताओ। तो लालू के साथ मुस्लिम और यादव वोट का जो समीकरण था वो बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहा। तो जब लोगों से बाहर चले गए थे प्रारंभिक दौर में ही, तो बिहार में दो ध्रुवीकरण हुआ, एक मोदी जिताओ, दूसरा लालू जिताओ। तो लालू के साथ मुस्लिम और यादव वोट का जो समीकरण था वो बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहा। तो जब लोगों ने लालू का उभार, आप कहेंगे ये तमाम तरह के जो सर्वे आ रहे हैं ये लालू को कम आंक रहे हैं, क्योंकि एमवाई कंसोलिडेशन जहां पर हुआ लालू को बहुत फायदा होना चाहिए, लेकिन वो सीटों में इतना दिख नहीं रहा है अगर एक आध पोल को छोड़ दिया जाए। लालू को कम आंका गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लालू 10 से अधिक सीटें यदि भी पा लेते हैं तो बिहार में सबसे मजबूत लीडर के रूप में उभरेंगे, क्योंकि बिहार में भाजपा मोदी के नाम पर जीत रही है, बिहार में भाजपा बिहार के किसी नेता के नाम पर नहीं जीत रही है, इतना ध्यान रखिएगा। मतलब लहर बिल्कुल मोदी लहर। रामेश्वर चौरसिया के पास चलेंगे। रामेश्वर जी, बिहार से आप आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार का पूरा जिम्मा संभाल रहे थे, तो ये जो परफॉर्मेंस है बीजेपी का, इसको और कितना बढ़ता हुआ आप देखते हैं? कुल कितनी सीटें बीजेपी को आपके मुताबिक मिलती दिखती हैं बिहार में?
देखिए, मैं हाँ सीटों की बात बताता हूँ 1 मिनट में। अवधेश जी जो बोल रहे थे उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अवधेश जी, पहली बार मैं देखा मैं पूर्वांचल में रह करके कि मैंने अमित शाह जी के साथ पहले कभी चुनाव में काम नहीं किया था। मैं अलग करता था, मैं भी संगठन का हूं। वो एक एक सीट की स्ट्रेटेजी बनाया, उससे मैं बहुत कुछ सीखा। वो हमें परिवर्तित नजर आ रहा है सीटों में। दूसरा, मोदी जी की जो रिसर्च था, जब भदोही जाते थे तो भदोही में काली ने इसकी बात करते थे तो लोगों को लगता था कि इस व्यक्ति को सारा मालूम है, अपना है, हमारे लिए कुछ करेगा। उसी तरह बिहार की बात की, जहां जाते थे वहां की स्थानीय मुद्दों की बात करते थे तो लोगों को लगता था भले ये गुजरात से आए हैं पीएम बनने वाले, कि हमारी समस्या का निदान ही करेंगे क्योंकि समस्या इनको मालूम है। जबकि लोकल नेता, प्रदेश के नेता उसको एड्रेस करने में भूल जाते थे। इसका फायदा मिला। आप जो दिखा रहे हैं, मैं शेषनाथ जी शायद बोल रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि जो लहर थी पूर्वांचल में जो बिहार तक गई वो रियल में मोदी लहर थी, क्योंकि सारा जात पात टूट गया। और मैं ये भी आपको बता जा रहा हूं कि एमओआई समीकरण की जो बात कर रहे हैं वो बहुत टूटा है मोदी लहर में, और उस समीकरण से भी हमें बहुत वोट मिले हैं। क्योंकि इस बार लोग सिर्फ मान चुके थे। एक फैक्टर और भी था, लोगों का कहना था कि देखो लालू जी, नीतीश जी, मुलायम जी, मायावती जी तो पीएम बनेंगे नहीं, पीएम तो कांग्रेस को हटाना है तो मोदी ही बनेंगे, इसीलिए मजबूती से वहां सरकार बने। एक फैक्टर था, क्योंकि स्टेट का चुनाव नहीं था। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट शिव प्रताप जी का भी ले लेते हैं। शिव प्रताप जी का भी एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। जब मोदी की इतनी लहर चल रही थी तो आपकी साइकिल का टायर पंक्चर क्यों रहा सर? देखिए, ऐसा है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल आप दिखा रही हैं। अभी एग्जैक्ट पोल आने दीजिए, एग्जैक्ट अभी ओपिनियन आने दीजिए, मतगणना होने दीजिए। लेकिन शिव प्रताप जी, ये भी एक फैक्ट है कि जो स्थानीय नेता हैं, जिनकी सरकार है, वो जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए। जनता को शायद एक स्थिर सरकार चाहिए, एक स्थिर व्यक्तित्व चाहिए जो कि सरकार को लीड करे। वो जनता की नब्ज को लोकल जो स्थानीय नेता है अवधेश जी, वही नहीं पकड़ पाए। शिव प्रताप जी, जो लोग पत्रकार के रूप में क्षेत्र में जब घूम रहे थे तो उससे भी एक वातावरण दिखाई दे रहा था, और समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी हम लोगों की बात होती थी, वो भी स्वीकारते थे। और मुझे कल आश्चर्य हुआ शीतल, वहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हम लोगों के मित्र भी हैं, क्योंकि कई संघर्षों में तो कहते थे कि पूर्वांचल में बीजेपी का ही नहीं है। कल उन्होंने अपना पोस्ट लिखा है मेरे पर, उन्होंने कहा कि आज मैं स्वीकार करता हूं कि मोदी लहर में हम लोग खत्म हो गए, पूरे पूर्वांचल में मोदी की धूम थी। चलिए, उन्होंने माना तो, और वो आम आदमी पार्टी उसने लिखा। अवधेश जी, आपको इसलिए रोकूंगी क्योंकि हमें और भी सीटों पे जो एग्जिट पोल के मुताबिक ट्रेंड है वो दिखाने हैं। राजस्थान की हम बात करेंगे, अब आपको राजस्थान ले चलेंगे। जयपुर ग्रामीण, यहां से राज्यवर्धन सिंह राठौर, शूटर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के उम्मीदवार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पोल के मुताबिक, और सीपी जोशी कांग्रेस के हार रहे हैं। जयपुर मेन से रामचरण बोहरा बीजेपी के जीत रहे हैं, महेश जोशी हार रहे हैं इस पोल के मुताबिक। यानी जयपुर की दोनों सीटें, ग्रामीण और मेन, दोनों ही बीजेपी के खाते में जा रही हैं। विधानसभा परिणाम के अनुकूल। सीकर में भी आप स्वामी सुमेधानंद बीजेपी को जीतते हुए देख रहे हैं। बीएपीएस चार्ट यहाँ पे कांग्रेस के नेता हारते हुए दिख रहे हैं। यानी अभी तक हमने 3 सीट दिखाई जो जयपुर और उसके इर्द गिर्द की, तीनों में हमें बीजेपी का परफॉर्मेंस। जोधपुर की बात करें, यहाँ भी बीजेपी गजेंद्र सिंह शेखावत जीतते हुए दिख रहे हैं। अब इसका मतलब चंद्रेश कुमारी के हारना बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैंने वो ज्ञानेश्वर जी, राजस्थान की अगर हम लोग बात करें, राजस्थान में अक्सर जिस तरह से स्वीप दिखा विधानसभा चुनावों में 160 सीटें के करीब बीजेपी लेकर आई, और हमेशा ये माना जाता है कि जो विधानसभा में जीता है उसका असर लोकसभा में भी दिखता है। तो क्या कांग्रेस पूरी तरह से नाकामयाब रही यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी तक बनाने में? बिल्कुल दिख रहा है ना, सीपी जोशी जी हार रहे हैं, जो कांग्रेस के सबसे बड़े शत्रु थे। वहां इनकी किस्मत देखिए, जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो विधानसभा का चुनाव हार गए, और जब भी राजस्थान में कमान संभालने की बात आ गई तो लोकसभा का चुनाव हार गए। तो बिल्कुल वहां तो सिर्फ है ही ना, भाजपा का प्रभाव वहां भी दिख रहा है। और यह बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफा राजस्थान जैसे विधानसभा में गया, फिर लोकसभा में वही दोहराव हो रहा है। बिल्कुल, एक तरफा राजस्थान विधानसभा चुनाव का पूरा असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। रामेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रामेश्वर जी, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि मुझे इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 77 की लहर में आपने देखा था, जो अब 4 स्टेट हो गए हैं, झारखंड, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, 100% हम जीत गए थे। 77 में जनता पार्टी जीती थी। मुझे इस बार लग रहा है
कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में अगर ये रिपीट हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 100% हम जीत जाए तो। जो 2-4 सीटें नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि वहां भी हम मजबूत है, इस लहर में 100% जीत सकते हैं। चलिए, कम से कम एग्जिट पोल्स ने इतना कॉन्फिडेंस तो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों को दिया है। हम लोग ये मानते हैं कि इन चारों के अलावा अगर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो केवल 3 स्टेट के कारण, वो होगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए, एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद आंचल बताएंगे कि हम क्या दिखाएंगे आगे। और ब्रेक के बाद आपको महाराष्ट्र का हाल भी हम बताएंगे। कहीं नहीं जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आपकी हर सीट का, हर सांसद का हाल आपको बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, एक एक सीट का क्या कहना है, कौन सांसद बनने वाला है आपके इलाके का। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, सोलापुर में बहुत बड़ी सेटबैक, सुशील कुमार शिंदे हार रहे हैं, बीजेपी के शरद बंसोडे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जीतने की पूरी संभावना, क्योंकि हरी बत्ती जलती हुई आप देख रहे हैं। नागपुर में बीजेपी के नितिन गडकरी जीत रहे हैं, विलास मुत्तेमवार कांग्रेस के और अंजलि दमानी आम आदमी पार्टी की, इन दोनों को हराकर। भीड़ में गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के जीत तो रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर का सामना उन्हें करना पड़ेगा। यहां पर मुकाबला टफ होने जा रहा है एनसीपी और आप से, एनसीपी से खासतौर से उन्हें कड़ी टक्कर मिलने की पूरी संभावना है। भंडारा गोंदिया में देखें तो यहां बीजेपी के नाना पटोले जीतते हुए दिख रहे हैं और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के हारते हुए इस पोल के मुताबिक। तो ज्ञानेश्वर जी, ये बताइए कि कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री जो पहले से ही मन बना रहे थे, जैसे कुमारी शैलजा हो गए, बहुत सारे ऐसे नेता थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पहले से ही अंदाजा हो गया था? बिल्कुल अंदाजा था इन्हें कि हालत खराब होने वाली है। और यदि आप देखें भाजपा और खासकर नितिन गडकरी की जो रणनीति थी वहां, कि राज ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को उन्होंने करीब लाने की कोशिश की और कई सीटों पर परोक्ष रूप से, कई सीटों पर प्रत्यक्ष रूप से जो समर्थन इन्होंने प्राप्त किया, उसका परिणाम ये हो रहा है कि सुशील कुमार शिंदे जैसे नेता हार रहे हैं। नितिन गडकरी नागपुर में बगैर मोदी की रैली के चुनाव जीत रहे हैं, वहां उन्होंने सभी तबके का समर्थन हासिल किया। तो ये एकदम स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेताओं में हताशा था और वो जानते थे कि क्या स्थिति होने वाली है, इसलिए सुशील कुमार शिंदे का हार जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा। रामेश्वर जी, 3 बार यहाँ से जीते हैं। अगर सुशील कुमार शिंदे हारते हैं तो ये बड़ी मेजर सेटबैक है, बड़ी, ये बहुत बड़ी। इस पर एक रिएक्शन बनती है, हम रामेश्वर चौरसिया का रिएक्शन लेंगे। रामेश्वर जी, महाराष्ट्र में सोलापुर में सुशील कुमार शिंदे इस एग्जिट पोल के मुताबिक अपनी सीट हारते हुए दिख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल या पहले की सर्वे की आपकी बात करें तो मैं महाराष्ट्र की जनता को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो उसके बाद सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में सीट है तो महाराष्ट्र में है 48, और उस 48 में आपका एग्जिट पोल हो चाहे सर्वे हो, हमको 38-40 दे रहे हैं, तो वो भी जनता के आकलन पे ही दे रहे हैं, उसी का परिणाम शिंदे जी हार रहे हैं। अच्छा, कुछ इस बात की भी है कि शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्नूप गेट में जज की नियुक्ति 16 मई से पहले कराने की बात की थी। रामेश्वर जी, नहीं, शिंदे जी ने होम मिनिस्टर रहते हुए इतने कंट्रोवर्शियल बयान दिए कि लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा भी होम मिनिस्टर देश में हो सकता है, उसका स्तर गिरा। हाँ। ये भी एक अलग विषय है, लेकिन लोगों ने ये मान लिया कि शिंदे जी जानबूझ करके मोदी जी को तंग कर रहे हैं, इसका ये भी एक कारण था। मैं ये बात अवधेश जी से पूछना चाहूंगा, होम मिनिस्टर को इस तरह के एक मुख्यमंत्री पर बयान नहीं देना चाहिए था जिस तरह स्नूप गेट पर दिए थे। आपने भी देखा होगा कि मोदी आएंगे तो क्या होगा लड़कियों का, इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। अब तो अमित शाह जी को पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। ये तय था, बाकी कोई जीते शिंदे जी को हारना था वहां। अवधेश जी, शिंदे का हारना जैसे कि मेजर सेटबैक है, मोदी लहर ठीक है पूरे देश में देखी जा रही है, महाराष्ट्र में भी देखी जा रही है, नितिन गडकरी ने वहां बहुत मेहनत की है, लेकिन शिंदे के हार की मुख्य वजह आपको क्या दिखती है अगर वाकई वो हार जाते तो? देखिए, सुशील कुमार शिंदे अगर हारते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो उसी के थोड़ा आगे भीड़ भी है जहां से गोपीनाथ मुंडे को हम देख रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल चार्जशीट जारी किया था। वहां के जो उम्मीदवार थे, अशोक, क्या नाम है वो, कांदरे की, उन्होंने बजाबता इनके पूरे काल में कितनी आतंकवादी घटना हुई, इन्होंने कैसे सैफरन टेररिज्म की बात की, कैसे वापस लिए है, ये सारा, और एक बहुत ही सघन कैंपेन चला है। तो ये तो मुझे ये कारण निश्चित लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका घेराव किया है, मनसे को मनाया कि आप वहां से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करो, वो भाजपा ने मनाया, घेरेबंदी हुई पूरी तरह से, वो कारण लग रहा है। ठीक है,
झारखंड की भी बात कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि वक्त की किल्लत है, हमें सारी सीट्स कवर करनी है। झारखंड की बात करते हैं, खूंटी की बात करते हैं। यहाँ पर करिया मुंडा बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर AJSU हारती हुई नजर आ रही है। आप भी अपना कोई चमत्कार नहीं दिखा रही है। खूंटी से करिया मुंडा वरिष्ठ नेता जीते हुए नजर आ रहे हैं। धनबाद से PN सिंह बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, झारखंड की सीटों पर यहाँ पर लगभग स्वीप बीजेपी का यहाँ पर भी नजर आ रहा है। पलामू से फिर एक बार VD राम बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और JVM यहाँ पर हारती हुई नजर आ रही है। कोडरमा से बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। अवधेश जी, क्विक कमेंट, बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई लगभग इस सर्वे के हिसाब से झारखंड को नजर आ रही है। वजह क्या ये है कि यहाँ पर ना तो JMM कांग्रेस का कोई मतलब उस हिसाब से कोई जलवा दिखा ही नहीं पाया और कोई काम भी नहीं हुआ। नहीं, JM की छवि खराब है। उनके स्वयं के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनके अंदर भी जो है फूट है। कांग्रेस वहां यूनाइटेड होकर के लड़ने की स्थिति में नहीं। लेकिन अब एक वैक्यूम था, जगह थी जो बस इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आए और रैलियां करें और जीत जाए। स्थानीय स्तर पे लोगों नहीं, भारतीय जनता पार्टी चूंकि शासन से वहां बाहर है और मोदी नाम तो एक इफेक्ट है ही ना, भाजपा वहां सत्ता से बाहर है, इसलिए उसको हमला करने की स्थिति में वहां है। और इस बार लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी में एक आध नेताओं को छोड़ दीजिए तो मिल के चुनाव लड़े हैं कि भैया ये टूट फूट के लड़ने से समस्या खड़ी होती है। तो ये एक बड़ा कारण है। बीजेपी सबसे अगर भारत में पुराने संगठित कही रही है तो वो झारखंड का चित्र है। बिहार और एक था तो ज्यादा वही। ज्ञानेश्वर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विक कमेंट ज्ञानेश्वर। लेकिन देखिए, वहाँ बाबूलाल मरांडी का पीछे चला जाना एक उम्मीद थी बाबूलाल मरांडी से, एक विकल्प के रूप में वो उभरे थे। लेकिन आप देखेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में वह भी बिल्कुल हाशिए पर चले गए। वह खुद दुमका की सीट पर हार रहे हैं, वो शिबू सोरेन भी साथ में हार रहे हैं। तो इसलिए वहां मोदी वेव तो साफ साफ दिखता है। और जैसा अवधेश जी कह रहे थे कि जब बिहार विभाजित नहीं था तब भी बिहार से अधिक सीटें भाजपा को झारखंड में आती थी, तो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है वहां, और इसकी उम्मीद है। चलिए, हम शिव प्रताप सिंह यादव भी काफी देर से खामोश हैं, लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। शिव प्रताप जी, जो बीजेपी ने रणनीति रची कि भाई नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से लड़े, उत्तर प्रदेश पे फोकस करें, पूर्वांचल पे करें, उसका असर जो है स्पिल आउट वो बिहार और झारखंड में भी दिखेगा, और इस एग्जिट पोल के मुताबिक वही होता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये जो भी परिणाम की जो संभावना व्यक्त किया जा रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से, तो पहली बात तो ये एग्जैक्ट परिणाम नहीं होगा। दूसरी बात है कि जो कि केंद्र में जो कांग्रेस सरकार थी, UPA 1 UPA 2, जो वहां भ्रष्टाचार था, मिसमैनेजमेंट था, जनविरोधी जो नीतियां थी सरकार की, इसके कारण पूरे देश में माहौल एक बना केंद्र सरकार के खिलाफ। और चूंकि एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो उसका असर प्रभावित जो प्रदेशों में हुआ, उसका प्रभाव मतलब उसको हम नकार नहीं सकते, आपकी संख्या घुन की हो गई। लेकिन जो है ये जो भी हो रहा है, जो भी इसमें चूंकि नहीं मोदी का जो मामला है वो चूंकि कांग्रेस ने बनाया। देखिए, गुजरात में मुकाबला नहीं कर पाए, अभी भी आप नहीं मानेंगे कि मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए, राजस्थान में नहीं कर पाए, उसका अभी भी आप ये मानने को तैयार नहीं। उसका चूंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो यूपी में भी तो फिर एंटी इनकम्बेंसी हुआ ना। अगर आपके उत्तर प्रदेश में खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस कदर वो अपनी जड़ें मजबूत कर लेती है पार्टी जिसकी वहां प्रेजेंस नहीं थी, तो एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी तो हुई। नहीं, हमारी देखिए, जो एपिडेमिक होता है उसको हम तो रोकते, मतलब उसको मुश्किल से रोका जाता है। ये एपिडेमिक केंद्र सरकार सेंट्रल UPA गवर्नमेंट के इतना ज्यादा खिलाफ लहर था, लेकिन हम मुकाबला किए हैं। और जो एग्जिट पोल है आपका, ये देखिए 2009 में जो हमको मिला था उससे ज्यादा मिलेगा, आप देखेगा 16 मई को बिल्कुल उससे ज्यादा मिलेगा। वैसे भी आपके राज्य में एक CM थोड़ी, इतने सारे CM थे, एंटी इनकम्बेंसी कैसे हो सकता है? 5 CM, बिल्कुल। बात अब मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। वहां पर क्या हाल है बता दें आपको कि वहां पर रीवा का हाल आपको बताते हैं, जहां पर बीजेपी के जनार्दन मिश्रा हैं, वो जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश वैसे ही हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, वहां पर भी अक्सर असेंबली के रिजल्ट लोकसभा में नजर आते हैं। होशंगाबाद में भी बीजेपी अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। उदय प्रताप सिंह जो हैं वो क्लियरली जीत रहे हैं। ये दरअसल पूरा सर्वे जो सीट बाय सीट सर्वे है, ये एक्सिस बैंक का है। विवेक तनखा कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थे जबलपुर में, ये यहाँ पर नहीं जीत पा रहे हैं, बल्कि राकेश सिंह बीजेपी के जीत रहे हैं। वैसे सरकार का पक्ष रखते रहे थे।
एएसजी भी रह चुके हैं विवेक तनखा। अवधेश जी, कुल मिलाकर वही स्थिति जिस तरह से हम दूसरे राज्यों में देख रहे हैं कि असेंबली पोल्स हाल फिलहाल में हुए थे, बाकायदा वहां पर लक्ष्य ही ये था कि सारा क्लीन स्वीप हो। असेंबली के पोल्स के बाद ज्यादा वक्त नहीं था लोकसभा पोल्स में, और वहां पर अच्छे से परफॉर्म भी किया इनके यूनिट ने। जिस पार्टी में उम्मीदवार घोषित होने के बाद वो उम्मीदवार चला गया, भाजपा में उम्मीदवार बन गया हो, तो जाहिर है वहां कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट थी। और विधानसभा चुनाव के अनुसार देखें तो केवल 4 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, अगर उसको हम उसके आधार पर देखते हैं तो उससे कोई ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा ये कल्पना नहीं थी। इसीलिए हम लोगों को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन चारों राज्यों को लेकर संदेह नहीं था। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 राज्य भाजपा की सरकार बनाने में भूमिका निभाएंगे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। उसका कारण यही है कि इन राज्यों को लेकर कभी कोई संदेह नहीं था। नहीं, उत्तर प्रदेश को लेकर तो था। हाँ, इसलिए ना कह रहे हैं कि वही, अगर उत्तर प्रदेश परफॉर्म बेटर है, महाराष्ट्र बेटर है और एक्सपेक्टेशन के अनुसार है और बिहार है, तभी भाजपा की सीटें 200 के ऊपर जाएंगी। ज्ञानेश्वर जी, शिवराज सिंह चौहान की निश्चितता देखिए कि वो शिमला की वादियों की लहर ले रहे हैं, तो वो मानते हैं कि वो जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। और जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तभी उन्होंने नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाया था कि मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीटें आपको देंगे। और शिमला की वादियों में राजनीतिक हलचल से अलग जाकर उनका घूमना उनकी निश्चिंतता को दिखाता है कि मध्य प्रदेश बेहतर प्रदर्शन करेगा। चलिए अब हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर का भी तो नहीं ला पाए ना, वो चाह रहे थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर का भी एक क्विक ग्लांस में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले रामेश्वर जी से एक छोटा सा रिएक्शन। रामेश्वर जी के बाद में चलेंगे, पहले आंध्र प्रदेश के देख लेते हैं सीटों का हाल। हैदराबाद में असरुद्दीन ओवैसी MIM के ये जीतते हुए दिख रहे हैं। ओवैसुद्दीन ओवैसी MIM के ये हैदराबाद की सीट का हाल है, जीतने की पूरी संभावना है क्योंकि हरी बत्ती जलती हुई आप देख रहे हैं। एक्सिस का एग्जिट पोल ये है, सिकंदराबाद से बंडारू दत्तात्रेय बीजेपी के अपनी सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। और बेंगलुरु दक्षिण, बैंगलोर साउथ से बीजेपी के दिग्गज आला नेता अनंत कुमार ये सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। वैसे नंदन नीलेकनी इस पूरे से बंडारू दत्तात्रेय बीजेपी के अपनी सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। और बेंगलुरु दक्षिण, बैंगलोर साउथ से बीजेपी के दिग्गज आला नेता अनंत कुमार ये सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। वैसे नंदन नीलेकनी इस पूरे चुनाव के सबसे ज्यादा अमीर कैंडिडेट है, 7,000 करोड़ से ज्यादा उनकी संपत्ति है, लेकिन अनंत कुमार के खिलाफ बहुत नारे लगे। आंचल उससे ज्यादा अहम है शिमोगा से BS येदियुरप्पा का कांटे की टक्कर का सामना करना। BS येदियुरप्पा, ज्ञानेश्वर जी, BS येदियुरप्पा लेकर भी आ गए उनको वापस। जो असेंबली चुनावों में पिछले साल इस दौरान हार हुई थी, सोचा था इस बारी भरपाई हो जाएगी, उनकी तो अपनी सीट फंसी हुई है। कांटे की टक्कर है वहाँ शिमोगा में। और कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कांग्रेस बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। बहुत प्रभाव है। चलिए अवधेश जी का साथ मिला आपको, रामेश्वर जी। अब 10% वोट उस आदमी ने विधानसभा में लाया था और उसके कारण ही बीजेपी फिर से जो है वहाँ पोजीशन में आई है। उनके वापसी के बाद ही बीजेपी को आत्मविश्वास हुआ है। अच्छा, आप पहले रामेश्वर जी की तरफ से मत बोलिए ना, रामेश्वर जी को देने दीजिए। जो हमारा विश्लेषण है वो मेरा है। देखिए आपको येदियुरप्पा जी के बारे में बता दें, जब हमारे 2 विधायक थे तभी येदियुरप्पा जी विधायक थे, उन्होंने शपथ लिया था, वो केंद्र में मंत्री बन सकते थे अटल जी के समय। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहां सरकार बनाऊंगा। क्यों कि एक तो वो सिर्फ 18% लिंगायत के ही नेता नहीं थे, बल्कि जमीनी कार्यकर्ता जुड़े थे, तो पूरे कर्नाटक में उनका काम है, लोग पहचानते हैं। रामेश्वर जी, जमीनी कार्यकर्ता को दरवाजा भी तो आपने दिखाया था ना उस समय से अभी तक बहुत ज्यादा वाटर इज ऑलरेडी फ्लोन, टाइम बीत चुका है। अब पर आइए कि आखिरकार येदियुरप्पा की अपनी सीट क्यों फंसी हुई है, ये जवाब। लिंगायत पर आप तो गए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि येदियुरप्पा जी की आप दिखा रहे हैं फंसी हुई, मुझे ऐसा लगता नहीं है। येदियुरप्पा जी जीतेंगे और येदियुरप्पा जी के चलते और सारी सीटें हम जीत रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि ये इसके मुताबिक कभी कभी होता है कि येदियुरप्पा को दिख रही है? आप कांटे की टक्कर दिख रही है तो कुछ तो साइंटिफिक रीजन होंगे, वहाँ लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो उनका प्रभाव है, जैसा कि रामेश्वर जी ने बताया कि आसपास की सीटों पर भी प्रभाव, इसका मतलब ये है कि जितने आरोपों में वो घिरे रहे हैं, जनता ने अभी पूर्ण माफी नहीं दी है, इसलिए वो फंसे दिखते हैं। लेकिन आप बंगलोर में देखिए, जिसे IT सिटी कहते हैं, नंदन नीलेकनी वहाँ हार रहे हैं। ये बड़ी बात है कि और ये दिखाता है कि युवाओं का, जिनको अपने कैरियर के प्रति, जिनको रोजगार के प्रति, जिनको डेवलपमेंट के प्रति
उन्होंने नंदन नीलकेनी को भी छोड़ दिया मोदी के कारण। अच्छा, यानी मोदी वेव आपको लग रहा है कि कर्नाटक में भी यदि अनंत कुमार वहां जीत रहे हैं बेंगलोर में और नंदन नीलकेनी हार रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अमीरी के कारण बात उनकी न करें, दूसरे कारणों से भी उनकी चर्चा होनी चाहिए। और यदि जो IT सिटी है, हब सिटी है, देश के तमाम यूथ्स जाते हैं वहां पढ़ने, और उन्होंने नंदन नीलकेनी को वोट न दे करके अनंत कुमार को चुना है, तो मोदी वेव तो दिखता है। आधार कार्ड बनाने वालों का अपना आधार यहाँ पर खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर पे नजर दौड़ा लेते हैं। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की सीट सुरक्षित है। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से पहले के ही सांसद हैं, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारामूला से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सीट जाती दिख रही है शरीफुद्दीन शारिक को। अवधेश जी, आप हाल ही में बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर का दौरा करके आए। फारूक अब्दुल्ला ने जो आखिर में स्टंट मारा था मोदी को लेकर, और जो चुनाव से मतदान से ठीक पहले, कि लगता है कि उसका फायदा उनको मिल रहा है। फारूक अब्दुल्ला अगर हार जाए वहां से, जैसे उमर अब्दुल्ला पिछले इस विधानसभा के पहले हार गए थे, तो बड़ी बात हो गई थी। फारूक अब्दुल्ला का वहां से हारना वैसे ही हो जाएगा जैसे अटल जी लखनऊ से लड़ रहे हैं और हार। लेकिन उनके खिलाफ एक वेव है, पूरा वेव है, उनके खिलाफ वेव है। PDP ने किया है, जो सरकार विरोधी तत्व है, सब ताकत लगाए हैं, लेकिन फिर भी फारूक अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा कद है। यानी अवधेश जी, अगर फारूक अब्दुल्ला को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो इस वक्त मस्ती से गोल्फ खेल रहे होंगे। वो तो खेलते ही रहते हैं, वो आज तक खेला है। नहीं हुआ तो जब आप देखें कि आतंकवाद शुरू हुआ तो लंदन भाग गया आदमी, भारत ही छोड़ के रह गया 4 सालों, तो वो तो है ही। अच्छा, मेरा सवाल ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, फारूक अब्दुल्ला NDA का भी हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन हाल में उन्होंने एंटी मोदी जो एक स्टैंड लिया है, स्टांस लिया है, वो हम सब ने देखा है। उनके बयान कि समंदर में फेंक दो और उन सभी लोगों को जो मोदी का समर्थन करते हैं। तो क्या लगता है कि अब चुनाव के बाद जब नतीजे आ जाएंगे, तो वो जैसे कि नतीजों के बाद सबका अपना अपना मत जो है वो बदलता है, तो यहाँ भी बदलता हुआ दिख रहा है। कुछ भी कर सकते हैं, सबसे लचीले नेता है, और वो कहेंगे कश्मीर के लिए वैसे साथ ही साथ स्नूप गेट में भी, और उसके बाद उससे पहले जिस तरह से क्लीन चिट की बात हुई थी, तब भी उन्होंने एक डिफरेंट स्टैंड लिया और वो कहेंगे कश्मीर के लिए दिल्ली का साथ चाहिए। उमर अब्दुल्ला तो वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं ना, तो इसलिए उनको तो दिल्ली के साथ के नाम पर उनको NDA के साथ जाने में कितना समय लगेगा। पर NDA का हिस्सा रह भी चुका है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा, सबसे फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन अगर इस देश में किसी को कहा जाए तो वो फारूक अब्दुल्ला ही होंगे। तो ये था हमारा एक सीट का आंकलन, ये एक्सिस का एग्जिट पोल था। हमने आपको बताया कि आपका सांसद कौन होने वाला है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस महा कवरेज में ये सारा सिलसिला, लेकिन फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़ने का तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भी धड़कनें तेज हो रही होंगी, एक एक करके धीरे धीरे परत दर परत खुलासे कर रहे हैं कि आखिरकार आप किस सांसद बनाकर संसद तक भेज रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।